Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So today we'll be talking about कि Indian exchange rate system जो है कैसे evolve हुआ है, what were the changes done, and पहले कैसे हमारा exchange rate हम determine करते थे. So in short यहाँ पे अगर हम बात करें post independence और 1971 के बीच में par value system of exchange rate हम follow करते थे. So what is this par value system of exchange rate? तो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन था जब तक, तो उनके अंडर दिस सिस्टम वाज फॉलोड. एंड इसमें होता ये था कि जो वैल्यू डिसाइड की जाती थी बास्केट ऑफ करेंसी नहीं, सॉरी, यहाँ पे गोल्ड और एक और करेंसी साथ में होती थी. वो यूएस डॉलर भी हो सकते, बट इंडिया के केस में इट वाज पाउंड स्टर्लिंग. तो उसके साथ उस पार वैल्यू पे फिर हमें अपना एक्सचेंज रेट को मेंटेन करके रखना पड़ता था. तो इसीलिए हम इसको बोलते थे पार वैल्यू सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. सो 1971 में then there was breakdown of the Bretton Woods institution and the systems. So उसके बाद we saw कि करेंसी को या एक्सचेंज रेट इट वाज फ्लोटेशन बेस्ड हो गया एंड रुपी को हमने लिंक किया विद द पाउंड स्टर्लिंग. सो यहाँ पे भी अभी सिर्फ एक ही करेंसी के साथ इट वाज लिंक्ड. तो यहाँ पे चेंज यही हुआ, पार वैल्यू सिस्टम से इट केम टू फ्लोटेशन विद ओनली वन करेंसी विच वाज पाउंड स्टर्लिंग. 1975 में फ्रॉम पाउंड स्टर्लिंग वी इंट्रोड्यूस द बास्केट ऑफ करेंसीज. सो सिंगल करेंसी पैक जो पहले होता था इट वाज पैक्ड विद द बास्केट ऑफ करेंसीज नाउ. एंड जो करेंसीज रहेंगी दैट लाइड अंडर द डिस्क्रिशन ऑफ आरबीआई. सो 1978 में वी सॉ कि आरबीआई अलाउ द डोमेस्टिक बैंक्स टू अंडरटेक इंट्राडे ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस हमने कर दी इन दी फॉरेन एक्सचेंज. मतलब कि जो डिफरेंट करेंसीज फॉरेन करेंसीज हैं आप कैपिटल मार्केट में उनमें ट्रेड भी कर सकते हो, आप उनमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको करेंसी ना अपने पास बाय करके फिजिकल फॉर्म में रखनी पड़ेगी. सो दिस वाज मेड पॉसिबल इन 1978. तो ये कुछ शॉर्ट में चेंजेस हैं जो हमारे एक्सचेंज सिस्टम में हुए. सो स्लोली बिल्डिंग अप द डिमांड. यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वी इंट्रोड्यूस द इंट्राडे ट्रेडिंग इन फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम 1978. लाइक ये सारी करेंसीज है, यूएस डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, दिस इज द मार्क एंड देन येन. सो मार्क जो थी पहले जर्मनी की करेंसी होती थी. सो आरबीआई 1934 एक्ट आरबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी है. सो इट अमेंडेड 1978 में it enlarged the functioning of the RBI to utilize the foreign exchange reserves effectively, which had been rising continuously since 1975. So gradually we saw कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व्स है उसका साइज इंक्रीज होने लग गया. तो इट बिकेम इम्पोर्टेंट कि आरबीआई के पास पावर्स होनी चाहिए इन ऑर्डर टू रेगुलेट देम, और कहाँ हम उसको बेस्ट यूज कर सकते हैं. तो इवन व्हेन वी टॉक अबाउट आरबीआईज इंटरवेंशन इनटू द मार्केट, तो वो पावर भी आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर है. देन जैसे मानसी जैसे हाँ. आरबीआई अलाउड करेगा इंट्राडे ट्रेडिंग बैंक्स के लिए, तो हम्म. इसमें मतलब बेसिकली क्या चेंज आ जाएंगे पहले से? पहले से चेंजेस ये आएंगे कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग उसमें कर पाओगे, मतलब कि डिजिटली आप ट्रेडिंग कर सकते हो करेंसी में. सपोज कोई करेंसी एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हो रही है, या जो हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन अगर आ रहा है, सपोज कोई डिफरेंस आ रहा है वैल्यू में, आप उस वैल्यू के थ्रू ट्रेड कर सकते हो, मतलब डिजिटली. तो पहले ट्रेडिंग अलाउड नहीं थी एज अ पार्ट ऑफ रेगुलेटरी स्टेप, क्योंकि पहले अगर हम बात करें कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम इतना स्टेबल और इतना स्ट्रांग नहीं था. तो दिस वाज डन लेटर ऑन इन 1978. ओके। देन पाउंड स्टर्लिंग से हमने बात कर लिया कि रुपये इट वाज डीलिंक्ड एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग इट वाज इंट्रोड्यूस्ड. सो यहाँ पे एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी जो थी इट वाज डिटर्मिन्ड बाय द आरबीआई इन टर्म्स ऑफ द वेटेड बास्केट ऑफ करेंसीज. सो ये पूरा हमने देख लिया, पहले सिंगल करेंसी के साथ इट वाज पेग्ड एंड देन लेटर ऑन विद द बास्केट ऑफ करेंसीज इन 1975. सो इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग जो अब इसको थोड़ा डिटेल में हम कवर करेंगे. टू मेजर बैंक्स इंडिया दे स्टार्टेड कोटिंग टू वे प्राइसेस अगेंस्ट द रुपी एज वेल एज द क्रॉस करेंसीज. ग्रेजुअली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स दे स्टार्टेड टू इंक्रीज विद मोर अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉफिट्स. तो सिंपली जैसे आप शेयर में ट्रेड कर सकते हो, तो आप करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी करेंसी प्रॉफिटेबल. ऑब्वियसली ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी यूएस डॉलर को ही.
So the profit motive, it led to widely different practices, some of which were they were irregular also, and there's a need for a comprehensive set of guidelines. So guidelines for the internal control over the foreign exchange business, they were framed in 1981. तो ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं। ओके, इस ग्राफ के थ्रू अगर हम समझे अगेन, तीन मेजर चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट सिस्टम, और रुपये की वैल्यू वर्सेस द डॉलर, तो हमारा एक्सचेंज रेट की वैल्यू कैसे चेंज हुई ओवर अ टाइम पीरियड। 1975 तक अगर हम बात करें, इससे पहले पार वैल्यू सिस्टम था, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इसके अंडर कैसे फंक्शन करता था, इसको हम क्यों पार वैल्यू सिस्टम बोलते हैं। तो दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। तो इस दौरान पार वैल्यू सिस्टम इंडिया ने फॉलो किया फॉर द एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। इसके बाद हमने बास्केट पैग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। बास्केट पैग का मतलब होता है कि सेवरल नंबर ऑफ करेंसीज के साथ इंडियन रुपी की वैल्यू को अकॉर्डिंग टू द वेटेज जो डिफरेंट करेंसीज को दी जाती है, एक्सचेंज रेट की वैल्यू हमने डिटरमाइन करी। तो 1975 के बाद अप टिल 1994 यू कैन सी कि ग्रेजुअली द एक्सचेंज रेट जो वैल्यू है इट हैज बीन इंक्रीजिंग। सो हम बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग का मतलब इट इज बीन डेप्रीशिएटिंग। ओके, यहाँ पे बेसिकली एक्सचेंज रेट की वैल्यू प्लॉटेड नहीं, यहाँ पे परसेंट ऑफ जीडीपी दिखाया हुआ है। तो जीडीपी और यहाँ एक्सचेंज रेट दोनों को कंपेयर कर रखा है साथ में, कंपेयरिंग टू द सिस्टम्स। सो जो पार वैल्यू था ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम ज्यादा था। तो इस टाइम पे हमारी जीडीपी, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस थोड़ा हमें टाइम लगा कि हम जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ हम बोलते हैं 3% ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट, उसको ओवरकम करने में, उससे बाहर निकलने में। तो इस टाइम तक इट वॉज क्लोज टू 10% ऑफ द जीडीपी। देन बास्केट पैक में थोड़ा और इंक्रीज होने लगा, एंड मार्केट डिटर्मिन में भी से कि डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस ने ही कंप्लीटली डिसाइड किया दी एक्सचेंज रेट। तो इसको हम बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और इसमें पैग करने का कुछ वो नहीं होता है, कुछ कोई भी रोल नहीं होता है कि आपको कुछ अमाउंट अगर आप फिक्स कर सकते हो, या मैनेज फ्लोटिंग आप बोले तो मार्केट डिटर्मिन्ड हो गया। बट अगर हम राइट नाउ करंट सिचुएशन की बात करें, तो उस टाइम पीरियड में हम आज के टाइम में हम बोल सकते हैं इंडिया का जो एक्सचेंज रेट सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं दैट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आरबीआई हैव टू इंटरवीन, मैनेज फ्लोटिंग, अदरवाइज जो मार्केट फोर्सेस है डिमांड एंड सप्लाई की, वो ही डिटरमाइन करती है हमारी एक्सचेंज रेट वैल्यू। सो पोस्ट 1978 एंड 1992 इस टाइम पीरियड की बात करें, तो यही हमने बात करी, फेरा के अंडर रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए गए। कुछ नोटिस भी हुआ स्टार्टिंग में, बिकॉज डिजिटली हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया, या उस डिजिटली हमने स्टार्ट नहीं किया डायरेक्टली। 2000 के बाद वी हैड इंट्रोड्यूस द डिजिटल सिस्टम कैपिटल मार्केट में। तो पैरेलल इकोनॉमी में ब्लैक मार्केटिंग, या फिर हम बोले कि ब्लैक मनी या हवाला ट्रांजैक्शंस होने लग गए। तो एक तरीके से ये इलीगली एक्टिविटीज दे केम टू नोटिस बिटवीन दिस टाइम पीरियड ऑल्सो। सो 1990 में वी हैड द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, उसके बाद इन डिटेल इसको हम कवर करेंगे। And we have remained highly regulated with proper restrictions, and then again 2008-9 में भी global financial crisis थी। So as we come to know about different time periods में जो financial crisis हुई, तो we keep implementing the learnings also. तो we have also introduced barriers to entry. There was low liquidity and high transaction costs. So कुछ challenges थे. And the exchange rate during this period managed mainly for facilitating India's imports. So earlier, as we were a closed economy and gradually we opened up after 1990s, so India became import dependent country, या हम बोल सकते हैं कि imports आना start हो गए इंडिया के अंदर। तो in order to manage that also, और हमारा exchange rate कितना इंडिया के फेवर में होगा, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे इंडिया के पास इतने ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स भी नहीं होते थे। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन कि वो इन्फ्लेशन भी ना हो ज्यादा, और रुपी के ऊपर भी ज्यादा प्रेशर इंक्रीज ना हो, तो इस चीज पे ज्यादा फोकस था। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे विद द न्यू टॉपिक। सो यहाँ पे जो हमने पूरा एवोल्यूशन थोड़ा समझने की कोशिश करी विद डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, एंड क्या क्या चेंजेस हमने इंट्रोड्यूस किए। सो यू कैन टेक अप एनी डाउट्स इफ यू हैव। इसमें टर्म वर्ड बोला था ना, मैनेज्ड फ्लोटिंग, वो मैनेज्ड फ्लोटिंग किस तरह से लगती है जो उस टाइम पे मैनेज गवर्नमेंट या फ्लोटिंग फिर आज आरबीआई? भी
इंडिया का जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है आज भी, मतलब अगर हम बोलते हैं $1 इट कॉस्ट हाउ मेनी रुपीज, लाइक करंटली 83 रुपीज के अराउंड ये चल रही है वैल्यू। तो मैनेज्ड मतलब कि आरबीआई इंटरवीन कर सकता है मार्केट के अंदर। मतलब आरबीआई अगर सपोज ये वैल्यू और ज्यादा गिरती है मतलब ये 84 की तरफ या 85 रुपीज की तरफ मूव करती है, तो आरबीआई इंटरवीन करेगा बाय सेलिंग मोर डॉलर्स इन द मार्केट, सो दैट ये वैल्यू इतनी ज्यादा गिरे ना, इंडियन रुपी इतना ज्यादा डेप्रिशिएट ना हो। इसको हम डेप्रिशिएट होना बोलते हैं। 83 से अगर वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज होगी तो दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो मैनेज फ्लोटिंग यही है कि इंस्टीट्यूशंस इंटरवीन करेंगे, बट यहाँ पे कंप्लीटली जो वैल्यू है वो इंस्टीट्यूशंस डिसाइड नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं, अगर खाली इंस्टीट्यूशन जब इंटरवीन करता है तो वो डीवैल्यूएशन हो जाता है, मतलब इसको डेलिबरेटली किया जाता है। तो ऑल्दो जो अपार्ट इसके फ्रॉम और इसके टूल्स क्या होंगे मैनेज फ्लोटिंग के? मतलब आरबीआई डॉलर्स दे रहा बैंक को, क्या कर रहा है? बेसिकली टाइट कर हाँ, रहा है, बस रेपो रेट ये बढ़ा रहा है सिंपल करके? यही होता है। कैसे नहीं नहीं, मैनेज कर रहा इसमें इंटरेस्ट रेट का कुछ लेना देना नहीं होता है। इसमें सिर्फ ये होता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज, तो उसी के बेसिस पे सारा फंक्शन करता है। तो इसलिए डॉलर सेल करते हैं, डॉलर का सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो जाता है मार्केट में कंपेयर टू कि कितनी इंडियन रुपीस की वैल्यू है, तो इसलिए वो वैल्यू थोड़ी और डाउनवर्ड साइड आ जाती है जब डॉलर का सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। एंड फ्लोटिंग का वही जो बताया कि मार्केट फोर्सेस के ऊपर, अदरवाइज जो हमारा एक्सचेंज रेट है मार्केट फोर्सेस ही उसको डिटरमाइन कर रही है। आरबीआई रेयरली इंटरवीन करते, तो अभी हम न्यूज में भी देख रहे थे कि आईएमएफ ने कंसर्न्स रेज किए हैं इसी एक्ट के ऊपर कि आरबीआई डेलिबरेटली इंटरवीन कर रहा है, एंड वो एक टारगेट करेंसी है। ये कुछ ऐसी मतलब स्पेसिफिक टर्म्स हैं, मतलब ये थोड़ा नेगेटिवली इंटरप्रेट की जाती है, टारगेट वैल्यू ऑफ द एक्सचेंज रेट। बट आरबीआई ने ये क्लैरिफाई किया कि ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है आरबीआई का, या ये सिस्टम इंडिया फॉलो नहीं करता है। तो नॉर्मल जो है मैनेज फ्लोटिंग, दैट विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस ओनली, और यही फॉलो हम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ लाइक ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन एंड टू सब्सक्राइब टू अनसरकारी।